मेरा 16 साल का भाई मेरे कमरे में सोने लगा था। जब से वह मेरे कमरे में सोने लगा, तब से मुझे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा। अचानक मेरी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने लगा। मेरे भाई ने मुझे अस्पताल नहीं जाने दिया। एक रात मैं सोने की नाटक कर रही थी, तभी आधी रात को मुझे अपने शरीर पर एक भार महसूस हुआ। मैंने नाइट लैंप जलाकर देखी तो वहां मेरा 16 साल का भाई था। वो मुझे मेरी शादी से पहले ही एक पति का अनुभव दे रहा था। उस रात उसने मेरी आंखों में देखा। और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं। बहुत अच्छा स्टोरी है, तो चलिए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कृति है और मैं अभी 21 साल की हूँ। मेरी माँ नहीं है। जब मैं 6 साल की थी तो मेरी माँ चल बसी थी। तब से आज तक मेरे पिता ने ही मेरी देखभाल और परवरिश की है। पिछले 7 दिनों से पिताजी अपने ऑफिस की काम के कारण शहर से बाहर गए थे। आज पिताजी 7 दिन के बाद घर लौटे। पिताजी अकेले घर नहीं आए थे, एक औरत भी उनके साथ थी। उस औरत से शादी करके ही पिताजी उसके साथ घर आए थे, लेकिन आज उस औरत और पिताजी का अवतार कुछ अलग ही था। दोनों के गले में नेकलेस था। पिताजी ने घर की नौकरानी मालती को दरवाजे से ही आवाज दिया। उसे पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर बुलाया। मालती ने पिताजी और उस औरत की आरती उतारी। जब वह दोनों घर आए तो पिताजी ने कहा, रिया, यह तुम्हारी माँ सौम्या है। हम दोनों अब शादीशुदा हैं। पिताजी की शादी हो गई थी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आज तक पिताजी ने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं था। वह अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुए थे। अभी वह 40 साल के थे। मैं भी कब से उनको फोर्स कर रही थी कि पापा, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पिताजी को वह औरत बहुत ही प्रिय थी। ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई। हालांकि पिताजी की उस औरत से शादी हो जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे पिताजी की खुशी में मेरी खुशी थी। पिताजी की दूसरी बीवी सौम्या अब मेरी माँ बन गई थी। पिताजी और मेरी नई माँ को घर आने के 10 मिनट के बाद एक लड़का हाथ में 2 बैग लेकर घर आया। मैं इससे पहले उस लड़के को कभी नहीं देखी थी। मैंने उससे पूछा कि वह कौन है, तो लड़के की जगह पिताजी ने मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा छोटा भाई है और इसका नाम रोहन है। यह सौम्या की पहली शादी से हुआ बेटा है, यानी अब मेरी नई माँ के साथ साथ अब रोहन भी हमारे घर में रहने वाला था। तो मैं पिताजी से बोली, पिताजी, यह मेरा छोटा भाई है या बड़ा? क्योंकि इसे देखने पर मुझे छोटा नहीं लगता। पिताजी ने कहा कि रोहन अभी 16 साल का है और तुम 21 की हो, तो यह तुम्हारा छोटा भाई ही हुआ ना। मैंने भी उसे अपना छोटा भाई ही मान लिया। उसके चेहरे पर जोश था, इसलिए वह मुझे छोटा नहीं दिख रहा था। रोहन बहुत शांत दिख रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह वैसा नहीं था जैसा वह दिखता था। मैंने सोचा कि वह 16 साल का लड़का है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतना फास्ट होगा। तब रोहन ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी। पिताजी ने ही उससे मेरा परिचय कराया था। तब वह बस मुझे देखकर मुस्कुराया। हमारे घर में 2 कमरे थे और एक किचन घर में एक कमरा मेरा था और एक पिताजी का था। अब मेरी नई माँ पिताजी के साथ उनके ही कमरे में रहती है। पिताजी ने मुझसे कहा था कि तुम रोहन को अपने कमरे में ही रख लेना। मुझे रोहन को अपने कमरे में रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह मुझे शर्मिंदा कर रहा था, इसलिए वह अपने माँ के कमरे में ही रहता था। एक दिन रात को खाना खाने के बाद पिताजी मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि कृति, रोहन अभी छोटा है, वह ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अब तुम्हें ही उससे बात करनी होगी। अब से तुम दोनों हमेशा एक साथ ही रहोगे। रोहन रोज अपनी माँ के पास ही सोता है, जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ ठीक से समय नहीं बिता पा रहा हूँ। तुम समझो कि मेरा आशय क्या है। तुम रोहन से दोस्ती करो और धीरे धीरे उसे अपने कमरे में सोने के लिए मनाओ। मैं समझ गई कि पिताजी का मतलब क्या है। मैंने पिताजी के सामने हाँ में अपना सर हिलाई। पहले ही दिन से मेरी रोहन से दोस्ती बढ़ने लगी। सुबह को जब मेरे पिताजी मेरी नई माँ के साथ ऑफिस चले गए, तो मैं भी हमेशा की तरह अपने कॉलेज चली गई। और कॉलेज जाते जाते रोहन को उसके नए स्कूल छोड़ दी। गर्मी का मौसम था, इसलिए जल्द ही रोहन की गर्मी की छुट्टियां होने वाली थीं। रोहन से दोस्ती करने का यह मौका अच्छा था। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहा। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। मैं भी उससे बातें करने के लिए घर पर ही रहने लगी। उस दिन माँ और पापा सुबह अपने समय पर ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद रोहन ने सोचा होगा
कि मैं भी कॉलेज जाऊंगी, लेकिन उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई, बल्कि मैं घर पर ही रुक गई। सुबह 10 बजे तक मैं घर का सारा काम कर ली थी। रोहन पिताजी के कमरे में बैठकर वही किताब पढ़ रहा था। मैं उससे बातचीत करने के लिए अपने माता पिता के कमरे में गई। मुझे देखकर रोहन ने बस एक प्यारी सी मुस्कान दिया और फिर से अपनी गर्दन नीचे करके किताब पढ़ने लगा। मुझे वह बहुत शर्मीला लड़का लग रहा था। मैं उसके पास गई और उसके हाथ से किताब ले ली। फिर भी रोहन कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने उसे कहा, रोहन, जब से मैं इस कमरे में आई हूं, अगर मैं तुम्हें थोड़ा भी छेड़छाड़ न करूं तो तुम मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं हो। मुझे लगता है तुम मुझे अपनी बड़ी बहन नहीं मानते हो। मेरे कहने के बाद रोहन ने सिर्फ सिर हिलाया। मैं उससे फिर से बात करना शुरू कर दी। मैं उससे बोली, भाई, गर्मी की छुट्टियां पढ़ाई के लिए नहीं है, बल्कि उछल कूद करने के लिए भी है, और तुम हो कि छुट्टियों में भी पढ़ रहे हो। चलो हॉल में बैठो और कोई मूवी देखो। उस वक्त रोहन ने मुझसे कहा, मैं अभी मूवी देखने के लिए जवान नहीं हुआ हूं। रोहन की बात सुनकर मैंने उससे कहा, अरे वाह छोटू, आप बोल भी सकते हो मेरे। इतना कहते ही रोहन मेरी बात पर हंसने लगा। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पकड़कर हॉल में ले आई। फिर टीवी चालू की और कार्टून देखने लगे। मैं उससे छोटी छोटी बातें करती थी। वह मेरे बातों का जवाब देने लगा था। अब धीरे धीरे वह मेरे साथ घुल मिल रहा था। अब दिन में जब भी मेरे माता पिता घर पर नहीं होते तो मैं उसके साथ रहती। वह बाहर लड़कों के साथ बैट बॉल खेलता था और कभी कभी मैं उसे कैरम भी सिखाती थी। जल्दी हम दोनों दोस्त बन गए। उस दिन मैं रोहन से बोली कि अब हम दोस्त बन गए हैं, आज से तुम अपने माता पिता के कमरे में मत सोने जाना। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने माँ के साथ ही सोऊंगा। मैं चाहती थी कि छोटू माँ पिताजी के कमरे से बाहर चला आए, क्योंकि उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाएं। फिर मैंने छोटू से कहा कि तुम अपने माता पिता की चिंता मत करो, मुझे भी अपने कमरे में अकेलापन महसूस होता है। अब यदि तुम एक दोस्त के रूप में मेरे कमरे में आते हो तो मैं तुम्हारे साथ अपना कमरा साझा करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें माँ पिताजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी भी चाहते हैं कि तुम मेरे कमरे में सो। अगले दिन रात को खाना खाने के बाद रोहन मेरे कमरे में आया। तब मैं अपने कमरे में बिस्तर लगा रही थी, तभी माँ भी मेरे कमरे में आ गई। माँ ने छोटू से कहा, सोने का समय हो गया है, वैसे भी तुम अभी कृति के कमरे में क्या कर रहे हो। माँ की बात सुनते ही छोटू डरने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह उनसे इतना डरता क्यों है। उस वक्त मैंने माँ से कहा कि माँ, आज से छोटू मेरे ही कमरे में सोएगा। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, यह तुम्हें परेशान करेगा, सोने नहीं देगा। फिर मैं माँ के करीब जाकर उनके कानों में कही कि माँ, जब से आपकी और पिताजी की शादी हुई है तब से आप अपने पति को ठीक से समय नहीं दे पाती होंगी, लेकिन अब से आप चिंता मत करना। छोटू मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहेगा। वह उसे अपने साथ कमरे में ले जाने के लिए दबाव बना रही थी। माँ को पिताजी के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिल रहा था, लेकिन माँ ऐसा नहीं चाहती थी। वह छोटू को अपने कमरे में ले जाने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। जब हम बात कर रहे थे तभी पिताजी वहां आए। पिताजी ने भी छोटू को मेरे कमरे में सोने के लिए कह दिया। तभी माँ ने पापा की बात सुनी। बात खत्म करते ही पिताजी चले गए, लेकिन माँ जाते जाते मेरे कान में फुसफुसाई। वह मुझसे कहने लगी, कृति, यदि तुम छोटू को अपने कमरे में रखने के लिए इतनी जिद करती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सावधान, वह भी अब बड़ा हो रहा है। मैंने अपनी माँ की बातों को दिल पर नहीं लिया। मैंने सोचा कि उसने किसी सामान्य बात के लिए ऐसा कुछ कहा होगा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुझे इसका ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे क्या पता था कि छोटू मुझे मेरी शादी से पहले ही मुझे मेरे पति जैसा अनुभव देने वाला है। उस रात छोटू मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो रहा था। सो जाने के कुछ देर बाद मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं तब गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हो रहा था। फिर मैंने अपनी आंखें खोली और तभी छोटू अपना छोटा सा हाथ मेरे शरीर से दूर कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर मुझ पर हाथ रख दिया। मुझे लगा कि उसे अपनी माँ के शरीर पर हाथ रखकर सोने की आदत होगी। फिर भी वह मेरे सामने मेरा छोटा भाई था। छोटा भाई होने के नाते मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और मैंने उसके बाद उसका हाथ अपने शरीर से नहीं हटाया। फिर अगले दिन रात के 2 बजे अचानक मेरी नींद खुली
तो मैं अपने बगल में छोटू को देखी तो नजर नहीं आया। फिर मैंने किचन और बाथरूम देखी, वहां भी नहीं था। फिर मैं माँ और पिताजी के कमरे की तरफ बढ़ी तो मैंने छोटू को अपने माता पिता के कमरे में झांकते हुए पाया। मैं सोच में पड़ गई कि इतनी रात को वह अपने माता पिता के कमरे में क्या देख रहा है। मैं जब कमरे के करीब पहुंची तो देखकर चौंक गई, क्योंकि उस समय माँ और पिताजी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और छोटू माँ और पिताजी की निजी चीजों को देख रहा था। फिर मैंने उसका हाथ खींच लिया और उसे कमरे से दूर धकेल दिया। मैंने उसे कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? छोटू, वे आपके माता पिता हैं और इस समय आपको अपने माता पिता के कमरे में ताक झांक करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मेरी बात सुनकर छोटू सिर झुकाकर मेरे कमरे में चला गया। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में चली गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि छोटू बिस्तर के किनारे बैठा हुआ है। उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। मैं उसके पास जाकर बैठी। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। तभी मेरे हाथों पर आंसू गिर पड़े। फिर मैंने छोटू की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा, ऐसा क्या हुआ जो तुम रोने लगे? इस पर उसने कहा, बहन, मुझे माँ की बहुत याद आती है। मुझे माँ के बिना नींद नहीं आती। थोड़ा रोने के बाद मैं छोटू को गले लगाई और मैंने उसे एक माँ की तरह अपने पास रखा। मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती थी, लेकिन माता पिता को भी एक दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी था। बार बार छोटू अगर उनके बीच में जाएगा तो वह एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। मैं घर भर में बहुत समझदार थी। छोटू तो और भी छोटू था, लेकिन मैं अब उस सारी स्थिति का ध्यान रख रही थी। मैं छोटू को माँ के कमरे में नहीं जाने दे सकती थी और उसका रोना भी मुझसे देखा नहीं गया। अब मैं छोटू को एक माँ की तरह समझना चाहती थी, इसलिए उसे मैंने एक माँ की तरह गले लगाया। लेकिन धीरे धीरे छोटू का पैर फिसलने लगा। मैं अपने छोटे भाई के रूप में करीब आ रही थी, परंतु मैं उसका स्पर्श के माध्यम से उसकी भावनाओं को अलग तरह से महसूस कर सकती थी। तभी छोटू ने अचानक अपना हाथ मेरी पीठ पर फिराना शुरू कर दिया। फिर मैंने तुरंत उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उसे सोने को कहा। कुछ देर बिस्तर पर सोने के बाद छोटू फिर से मेरे पास आया और मेरे शरीर पर अपना हाथ रख दिया। इस वक्त वह नींद में था। वह नींद में बड़बड़ा रहा था। वह कह रहा था, माँ, मुझे देर मत करो। मुझे लगा कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है, तो आज भी मैंने उसका हाथ अपने बदन से नहीं हटाया और सो गई। इसलिए अगली सुबह मैं थोड़ी देर से उठी। मम्मी पापा ऑफिस गए हुए थे। छोटू नाश्ता करके वह हमेशा की तरह हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। मैं उठी और अपने कमरे में सीधा बाथरूम में चली गई। मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आई। तब मैं बहुत छोटे कपड़ों में थी। अभी मेरे कमरे में कौन आएगा? यह सोचकर मैं भी ऐसे ही अपने कमरे में चली गई। मैं अलमारी में अपने कपड़े ढूंढने लगी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। सामने छोटू खड़ा था। फिर वह मेरी ओर देखा। मैं उसकी आंखों में देख ना सकी। वह मुझे ऐसी हालत में देखकर उसने एक बार नीचे भी देखा और देखता रहा। मैं पीछे की तरफ घूम गई और छोटू को कमरे से बाहर जाने को कहा, मगर छोटू कमरे से बाहर जाने को तैयार नहीं था। उस वक्त मैंने गुस्से में दोबारा छोटू को कमरे से बाहर जाने को बोली। फिर छोटू बाहर गया। वहां से निकलते ही जो ड्रेस मेरे हाथ में आई, मैंने उसे पहन लिया। फिर मैं बाहर आई और मैंने छोटू से कहा, तुम अचानक कमरे में क्यों आ गए? उसने कहा, मैं यह देखने आया था कि आप जाग गई हैं या नहीं, क्योंकि मैं सुबह से वहीं टीवी देखकर बहुत बोर हो गया हूं। अब छोटू को नाराज करने का मेरे पास कोई कारण नहीं था, तो मैंने आगे कुछ न कहते हुए उसे कहा कि तुम अपना ख्याल रखना। आज मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जा रही हूँ। उसका भाई भी तुम्हारे ही उम्र का है। तुम्हें एक नया दोस्त भी मिल जाएगा। तुम्हें वहां बहुत मजा भी आएगा। मैं अपने दोस्त की घर जाने के लिए घर से छोटू के साथ निकली। छोटू और मैं अपनी स्कूटी से उसके घर जा रहे थे। स्कूटी से गुजरते वक्त छोटू ने मुझे इधर उधर नजरें घुमाते हुए देख लिया। उसने मुझसे कहा, दीदी, मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है, लेकिन माता पिता हमें कहीं भी ले जाने को तैयार नहीं है। मैं छोटू को समझाते हुए बोली, आपके माता पिता दोनों कामकाजी हैं। वे दोनों अपने काम में व्यस्त हैं, रहते ना, इसलिए उन्हें टाइम नहीं मिलता कि आपको कहीं बाहर घुमाए। लेकिन चिंता मत करो, मैं समझती हूँ कि आपको बाहर घूमना, यात्रा करना पसंद है। कभी कभार मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगी, ठीक है ना? मैंने छोटू को ठीक से समझाया। जल्द हम लोग मेरे दोस्त के घर पहुंच गए।
मेरे दोस्त का भाई छोटा था, लेकिन वह वास्तव में मेरे छोटू से थोड़ा छोटा लग रहा था। छोटे बच्चे की युवावस्था तक पहुंचने से पहले ही दोनों में दाढ़ी और मूछें आनी शुरू हो गई थी। मेरी दोस्त स्वर्णा ने छोटू को मेरे साथ देखा और मुझसे बोली, रिया, तुमने मुझे अपने नए रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम अपने प्रेमी को सीधे मेरे घर ले आई। जब स्वर्णा यह कह रही थी तो मैंने छोटू की तरफ देखा। वह ऐसे शर्मा रहा था जैसे मैं सच में उसकी गर्लफ्रेंड हूं। मैंने स्वर्णा से कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो छोटा भाई है, और तुम्हारा भी। मैंने स्वर्णा को अपने पापा की शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर वह बोली, अरे अच्छा, ये तेरा भाई है, क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था। स्वर्णा के घर पर मैंने उससे खूब बातें की। स्वर्णा के भाई के साथ खेलते हुए छोटू एक मासूम लड़के की तरह लग रहा था। वह दोनों अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल भी जवान नहीं लग रहे थे। शायद उनकी मां ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। मुझे उसमें बिल्कुल भी कोई अपेक्षा नहीं दिखी। उसी रात खाना खाते समय मेरी मेज के नीचे से बार बार किसी का पैर मुझे छू रही थी। फिर मैंने नीचे देखा तो ये मेरे बगल में बैठे छोटे का पैर था। मुझे नहीं पता कि वह मुझे जानबूझकर लात मार रहा था या अनजाने ही मार रहा था। मैंने अपने माता पिता के सामने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसने तुरंत अपना पैर हटा लिया। उस रात जब मैं किचन साफ करके अपने कमरे में जा रही थी तो मैंने देखा कि माँ हॉल में छोटू से बात कर रही है। मुझे लगा कि वह उसे गुस्सा दिला रही है। जब मैं वहां गई तो माँ मुझे देखकर हंसने लगी। मैं माँ की तरफ देखकर मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। छोटू भी मेरे पीछे मेरे कमरे में आ गया। कुछ देर के बाद माँ 2 गिलास दूध लेकर मेरे कमरे में आई। उसने एक गिलास मेरे हाथ में दिया और दूसरा छोटू को। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, कृति बेटा, जब से घर आई हूं मैंने तुम्हें ज्यादा करीब नहीं रखा है। इसके बजाय तुम मेरी जगह एक माँ की तरह छोटे बच्चे की देखभाल कर रही हो। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसी बुद्धिमान बेटी मिली है। मेरी माँ मेरी बहुत सराहना कर रही थी। मैंने बड़े प्रेम से उनका दिया हुआ दूध पिया। उस समय मैंने अपनी असली माँ को दूसरी माँ के रूप में देखा था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे अपने बिस्तर से बहुत परेशानी होती है। इतनी टेढ़ी नींद भी नहीं आई कि बिस्तर मेरे बगल की चादर इतनी अस्त व्यस्त हो जाए। फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ दिनों से अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने पिता को इस बारे में कैसे बताऊं। उस दिन सुबह जब मैं उठी तो मैं पेट पर हाथ रखकर बिस्तर पर बैठी रही। जब मैं उठी तो छोटू जाग चुका था। वह मुझे अलग तरह से देख रहा था। उठते ही उसने अपना हाथ मेरी बांह पर रख दिया। फिर उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? मुझे कुछ हो रहा है। ऐसा मैंने अभी तक छोटे को अपने मुंह से नहीं बताई थी। कौन जानता है कि कैसा लगेगा। यह सब। फिर मैं बिस्तर से उठ गई और उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। फिर मैं अपनी माँ से जब बोलना शुरू की तो मुझे अपनी माँ का चेहरा गंभीर दिखाई दिया, इसलिए मैं अपनी बात बदल दी। आज माँ पिताजी के साथ ऑफिस न जाकर रिक्शे से अपने ऑफिस चली गई। मैं पिताजी से बात करती तो मुझे उनका भी चेहरा बहुत गंभीर नजर आया। क्या माता पिता के बीच कोई विवाद था या फिर कुछ और? मुझे उनके विवाद के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस वक्त मैंने ऑफिस जाने से पहले पिताजी को रोका। मैंने उनसे कहा, पिताजी, क्या आपके और माँ के बीच कोई बहस हुई है? पिताजी ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया और अपने ऑफिस की ओर जाने लगे। अगले 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। मैं पिछले 3 दिनों से पेट दर्द से परेशान थी। आखिरकार 3 दिन बाद मैंने अपनी माँ को अपने पेट दर्द के बारे में बताया। फिर माँ मुझे हॉस्पिटल ले गई। वहां मेरा चेकअप हुआ। मेरी रिपोर्ट देखकर माँ ने अपना सिर झुका लिया। माँ ने मुझसे कहा, कृति बेटा, अब मेरे मन में एक सवाल है, इसका जवाब मुझे सच्चाई से देना। उन्होंने आगे कहा, कृति, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं माँ से बोली, माँ, ये कैसा सवाल है? इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? तभी माँ ने कहा, क्योंकि मुझे अब यह सवाल पूछने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट में ये लिखा है कि तुम गर्भवती हो। माँ की बात सुनकर पल भर में मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने माँ से कहा कि माँ, क्या आपने रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा है? मैं
और गर्भवती यह संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड या ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वक्त मैं और माँ एक बार फिर एक दूसरे को देखा। अब मेरा पूरा संदेह दूर हो गया था, क्योंकि वह 16 साल का था, लेकिन दिखने में वह बड़ा लग रहा था। अब वह मेरे बहुत करीब था। मैंने माँ से कहा, माँ, ये सब छोटू का किया धरा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने कमरे की चादर भी फटी हुई देखी है। मैं छोटू को नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही मैंने यह कहा तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि कृति शांत हो जाओ, छोटू गलत होगा, लेकिन यह सब बातें अपने पापा के सामने मत बताना। आपको पता ही होगा कि वे हार्ट पेशेंट से हैं। अगर वे बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कुछ भी हो सकता है। फिर माँ ने कहा, मैं छोटू को जल्दी हमारे घर से ले जाऊंगी। तुम्हें यह सारी बातें अपने पापा को नहीं बतानी चाहिए। मैं तुम्हें इस गर्भवती स्त्री से भी छुटकारा दिलाऊंगी। माँ मुझे बहुत अच्छे से समझाई। फिर मैंने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ ने मेरे आंसू पहुंचे और हम घर जाने लगे। उस रात हर दिन की तरह अपने छोटे को कमरे में सोने दी। मुझे जल्दी नींद लग गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमर पर किसी का हाथ है। फिर मैं आंख खोली, देखी तो छोटू पकड़ा हुआ था। फिर मैं उस पर चिल्लाई और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी आवाज से पिताजी जाग गए और मेरे कमरे में आए। इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ बोलती, माँ ने हर चीज का ख्याल रखा। माँ ने कहा, बहुत दिन हो गए, छोटू अपनी बहन के ही कमरे में सो रहा है। अब हो सकता है कि वह कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के साथ सोना चाहता हो। फिर माँ बोली, कोई बात नहीं, छोटू कुछ दिनों तक अब मेरे कमरे में ही सोएगा। माँ छोटू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। उस रात मैं सो नहीं पाई, लेकिन कुछ देर के लिए अचानक मेरी आंख लग गई। जैसे ही मैं नींद में करवट बदली तो मेरा हाथ भी दूसरी तरफ किसी के पैर पर पड़ गया। तभी मेरी नींद अचानक से खुल गई। उठते ही मैंने अपने कमरे की लाइट जलाई। मेरे बगल में एक छोटा सा लड़का था। कब से वह मेरे सिर पर अपना हाथ फिरा रहा था। इससे मैं बहुत डर गई, इसलिए मैं डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। पिताजी मेरी आवाज सुनकर मेरे कमरे में आए। मैं अपने कमरे में छोटे बच्चे को देख रही थी। मेरी माँ भी सदमे में थी। पिताजी ने मुझे रोते हुए देखा तो पिताजी ने मुझसे पूछा, कृति क्यों रो रही हो, क्या हुआ? भाव विभोर होकर मैंने पिताजी को अपने साथ हुए घटना के बारे में सब कुछ बताया। उस वक्त पिताजी छोटू के कान के नीचे एक झापड़ मार दिए। तभी छोटू बोला, कृति तुम किस बारे में बात कर रही हो? यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा घृणित कार्य कभी नहीं किया। तुमसे किसने कहा कि तुम गर्भवती हो? उस समय मैं माँ से बोली, माँ आपने मेरी रिपोर्ट अपने पास रखी है ना, लाना जरा। तभी माँ ने कहा, कैसी रिपोर्ट? माँ ने मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोला? फिर माँ ने पापा से कहा, अब आपकी बेटी मेरे 16 साल के बेटे पर बिना मतलब के आरोप लगा रही है। अब तो हद हो गई, मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम्हें मेरे गुजारा बसर करने के साथ साथ मेरे बेटे का नुकसान भी चुकाना होगा। माँ पापा से ऐसी भाषा में बात क्यों कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक तो मैं सोचने लगी कि मैं गर्भवती हूँ, साथ ही मम्मी पापा की यह बातचीत देखकर मैं और भी डिप्रेशन में जा रही थी। तभी मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो रही थीं। तभी छोटू दौड़कर मेरे लिए पानी लेकर आया। उसने मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे और अपने हाथ से मुझे पानी पिलाया। तब माँ मुझसे और पापा से दूर मुंह करके खड़ी थी। फिर छोटू ने बात शुरू की। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे माफ कर दो मैडम, लेकिन अब से मैं तुम्हारे खेल में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आज तुमने एक लड़की के सामने मेरा चरित्र खराब कर दिया है। उसने आगे कहा, कृति प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और तुम गर्भवती नहीं हो। ये सारे खेल इस मैडम की है। अब मैं उसकी सारी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। फिर छोटू ने बात शुरू की। उन्होंने कहा, मैं 16 साल का नहीं हूँ, मैं 22 साल का हूँ और इस मैडम का कोई बेटा नहीं है। मैंने एक थिएटर कंपनी में भी काम किया है। ये मैडम मुझे वहां पर मिली थी। इससे पहले भी मैंने इस मैडम के साथ ऐसा ड्रामा किया है। इस मैडम के साथ आज तक मैंने जो भी नाटक किए हैं, उससे मैं समझा कि वे वास्तव में क्या करती हैं। थोड़ी बहुत पढ़ाई के बाद ये मैडम एक कंपनी में 5,000 की नौकरी शुरू कर देती है और वह अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर कंपनी के मालिक या मैनेजर को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और दिखाती है कि वह उसके सामने बहुत हताश बेचारी है। उसका एक 16 साल का बेटा है। उस बच्चे का भरण पोषण भी ठीक से नहीं हो पाता।
यह कुछ चीजें हैं जिससे यह मैडम अपना क्रश दिखाती हैं। वे उनके सामने बहुत गरीब और भोले भाले होने का नाटक करती हैं, और फिर एक बार जब उनकी शादी उस अमीर व्यक्ति से हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद वे किसी न किसी कारण से उस व्यक्ति से तलाक ले लेती हैं और अंत में भारी मात्रा में धन प्राप्त करती हैं। गुजारा भत्ता का इनाम उन्हें मिलने वाले गुजारा भत्ते के साथ साथ वे मेरा खर्च भी उठाती हैं। कृति, तुम्हारे पापा इस मैडम के चौथे शिकार हैं। पहले मुझे केवल अपने पैसे से भुगतान करना पड़ता था, लेकिन आज मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है मैडम। मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगी, मुझे नहीं पता था। कृति, यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है पिताजी। और मैंने दोनों ने जो छोटू कहा उसे सुन के चौंक गए। बिना जाने बुझे एक धोखेबाज महिला के जाल में फंस गए थे। पिछले कुछ दिनों से मम्मी और पापा दोनों के बीच बहस हो रही थी, और किसी न किसी वजह से मम्मी जानबूझकर बहस कर रही थी, क्योंकि अब वह पिताजी से तलाक लेना चाहती थी और उससे ढेर सारे पैसे भी ऐंठना चाहती थी। पिताजी ने मुझसे कहा, कृति, मैंने तुम्हें हमारी बहस के बारे में कुछ नहीं बताया था। मुझे लगा कि हमारी बहस का बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन कई बार बच्चों को कुछ बातें भी बतानी जरूरी होती हैं। उस वक्त हमने छोटू को धन्यवाद कहा, क्योंकि समय रहते उसने हमें सब सच बता दिया और सच बताकर अपने ऊपर लगे दाग को भी मिटा दिया। पिताजी ने धोखेबाज महिला की शिकायत पुलिस से की। उसे महिला पुलिस पकड़कर ले गई। इसमें रोहन की कोई गलती नहीं थी और अपराध ही नहीं था। वह जो कुछ भी कर रहा था वह पैसे के लिए था, लेकिन उसने भी गलत इंसान का साथ दिया था, इसलिए उसे 3 महीने की सजा भी हुई। सब कुछ तय होने के बाद पिताजी मुझे अस्पताल ले गए और मेरा चेकअप करवाया। मेरे पेट दर्द और अन्य परेशानी का कारण एक जीवाणु संक्रमण था। मैं बहुत कम पानी पीती थी। गर्मी का महीना था और मुझे संक्रमण हो गया। इससे मेरे पेट में दर्द होने लगा। वह अस्पताल जहां मेरी माँ मुझे ले गई थी, वहां उसने अतिरिक्त पैसे देकर मेरे गर्भवती होने की झूठी रिपोर्ट बनवा दी थी और फिर मुझे गुमराह भी करी थी, लेकिन उसे अपनी गलती की अच्छी सजा मिली। उस दिन के बाद मेरे पापा ने शादी का ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया। पिताजी अब मेरी शादी को लेकर भी सतर्क हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं एक हसीन लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन एक 15 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझसे एक ऐसी ख्वाहिश की जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना छोटा बच्चा इतनी बेबाकी से ये ख्वाहिश जाहिर करेगा, पर क्या करती। मैं हसीन थी और मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा कि ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट ही टिक सकेगा, फिर मेरा तो दोनों तरफ से फायदा था। यही सोचकर मैंने उसकी बात मान ली कि वह अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। लेकिन जिसे मैंने बच्चा समझकर इजाजत दी थी, उसने तो पूरी रात ही मेरी चीखें निकाली। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी, लेकिन कोई तरीका समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरा शौहर बीमार रहता था। एक दिन मैं घर में अकेली थी और बिना दुपट्टे के ही काम कर रही थी जब वह 15 साल का लड़का हमारे घर में आया। जिन नजरों से वह मुझे देख रहा था, मुझे समझ आ गया था कि वह क्या चाहता है। सलाम दुआ करने के बाद उसने कहा, मैडम, मैं तन्हा हूं और अकेले ही आपसे मामला तय करना चाहता हूं। एक बार देकर देखें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, बल्कि आपकी जरूरत पर पूरा खरा उतरूंगा। मैंने सर से पांव तक उसे देखा। कद काठी में वह बेहतर था, लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई मामला तय नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि इन बातों के लिए तुम्हारी उम्र है। वह मुस्कुराकर कहने लगा, दीदी, मेरा 5 साल का तजुर्बा है। मैं 10 साल का था, तब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने इस फैसले पर खुश होंगी। इस बार मैं वाकई हैरान हुई। वह बच्चा अकेला कैसे यह सब कह रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वह कहने लगा, मैं तन्हा हूँ। तुमसे पहले मैं यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता था।
फिर मैंने यही वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं काम बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके भी बहुत काम आऊंगा। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे वाकई किसी ऐसे बच्चे की जरूरत थी जो ऊपर के कामकाज कर देता, और वह खुद से ही मुझे यह ऑफर कर रहा था। फिर दूसरी बात यह थी कि उसके साथ मामला तय करने पर मुझे हर महीने रकम भी मिल जाती, जिससे मेरा गुजारा आसानी से हो जाता। मगर फिर यह ख्याल भी आया कि अगर यह वक्त पर मुझे पैसे ना दे सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर, वह 15 साल का था और मैं आसानी से उसे अपनी हर बात मनवा सकती थी। इसलिए अपना फायदा देखकर मैंने मामला पक्का किया, क्योंकि मैं भी अकेली थी। मैंने घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी। उसका नाम आदित्य था और कहने लगा कि दीदी, मैं रिहाइश भी दुकान में ही रखूंगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तक मैं यह काम सड़क पर ही कर रहा था, लेकिन अब दुकान में करूंगा। मुझे क्या एतराज हो सकता था, दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वक्त पर पैसे दे देना। और फिर उसने दुकान में औरतों के सामान की कुछ चीजें लाकर डाल दी, और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दिन वह दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का लाइन लगा रहता। रात के वक्त उसी दुकान में सो जाता। इतने दिनों से यह दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी यह किराए पर थी तो कोई भी ग्राहक आता ही नहीं था। कितनी बार मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई, मगर सबने यही कहकर छोड़ दी कि यह जगह काम के लिए सही नहीं है। मैंने तो यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी यह दुकान किराए पर भी चलेगी कि नहीं। लेकिन उस बच्चे ने न सिर्फ सही कीमत पर उसे किराए पर लिया था, बल्कि उसने तो अपना काम भी चला लिया था। बस अजीब बात यह थी कि उसने औरतों का सामान दुकान में रखा था और औरतें उस बच्चे से सामान खरीदने आती थीं। कुछ दिन गुजरे तो मेरी आदित्य से अच्छी बातचीत हो गई। वह मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था। जब कभी कुछ अच्छा पकाती तो उसे दुकान पर पहुंचा देती। दुकान और घर के बीच में छोटा सा दरवाजा भी था। जरूरत के तहत मैं वह दरवाजा खोलकर आदित्य से बातचीत भी कर लेती थी। धीरे धीरे हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई। मैं भी एक तरह से बेचैन ही थी, इसलिए मुझे आदित्य का सहारा मिल गया था। दरअसल मेरे बच्चे नहीं थे और मेरे शौहर राहिल को कोरोना का अटैक हुआ था। उसके बाद वह बिस्तर पर पड़ गए थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता तो कभी कोई ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए कुछ सहारा हो गए थे। इसलिए मैंने खुद आदित्य से दोस्ती बढ़ाई थी, ताकि वह दुकान छोड़कर ना जाए और मेरी आमदनी भी बनी रहे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं जिसे 16 साल मासूम बच्चा समझ रही हूँ, वह इतना सीधा सादा भी नहीं है। उस बच्चे ने तो कुछ ही दिनों में मेरी दुनिया पलट कर रख दी थी। हम दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही दोस्ती बढ़ी तो मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाजत भी दे दी। अब कुछ कामों वगैरह के लिए वह मेरे घर में ही चला आता था और बाकी वक्त तो वह दुकान में ही गुजारता था। राहिल को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो वह 16 साल का बच्चा ही था। बल्कि आदित्य के आने से तो हमारी जिंदगी में रौनक आ गई थी। अब मैं पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी, बल्कि कोई भी बात होती तो आदित्य से कह दिया करती थी। मौसम बदलने की वजह से राहिल की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। मेरे पास उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आंखों में आंसू आने लगे। आदित्य ने मुझे देखा तो पूछने लगा, दीदी क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैंने उसे बताया कि राहिल को अस्पताल लेकर जाना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अकेले ही सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। राहिल तो मेरे सहारे के बगैर बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाती। किसी कमजोर लम्हे में मैंने अपने दिल का हाल आदित्य के आगे बयान कर दिया था। मेरी बात सुनकर आदित्य मुस्कुराकर कहने लगा, तो दीदी बच्चा कर लो, इसमें क्या परेशानी है? आदित्य की बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं उसे कैसे बताती कि राहिल बिस्तर पर थे और वह इस काबिल नहीं थे कि हम बच्चा पैदा कर सकें। शादी के शुरू के सालों में राहिल नहीं चाहते थे कि हम बच्चे के झंझट में पड़े, और जब हमने बच्चे की जरूरत महसूस की तो राहिल इस काबिल नहीं रहे कि बच्चा पैदा कर सकें। उन्हें अचानक ही कोरोना का अटैक हुआ था और उसके बाद वह किसी काबिल नहीं रहे। मोहब्बत की शादी आहिस्ता आहिस्ता
मजबूरी की शादी बन गई। और अब मैं मजबूरी में ही राहिल का साथ निभा रही थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आदित्य ने शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ लिए थे। कहने लगा, दीदी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं ना, जल्दी आपके सारे तकलीफ खत्म हो जाएंगे। आदित्य की बात पर मैं मुस्कुरा उठी थी। वह अकेले ही इतना हौसला रखता था कि हर मुश्किल से लड़ जाता था, और एक मैं थी जिसने इतनी उम्र गुजारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं पकड़ी थी। आदित्य ने अपने माँ बाप को 10 साल की उम्र में खो दिया था, और इसके बावजूद भी वह दुनिया के मेले में गुम नहीं हुआ था। न सिर्फ उसने अपनी जिंदगी का सफर जारी रखा, बल्कि वह राहिल की भी बहुत ज्यादा देखभाल करने लगा था। मैं किसी भी काम से घर से निकलती तो आदित्य ही मेरे शौहर की देखभाल करता और उनके पास बैठा रहता। उन दोनों के बीच न जाने क्या बातचीत होती थी, लेकिन मुझे देखकर आदित्य हमेशा खामोश हो जाता था। आदित्य ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी हर कमी को दूर कर देगा, और उसके इस वादे पर मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं बच्चा पैदा करना चाहती थी। अपनी जिंदगी में मुझे औलाद की कमी को पूरा करना था, लेकिन आदित्य भला उसे कैसे पूरा कर सकता था। उसकी खुशी की खातिर मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी, और फिर इस बात को कुछ ही दिन गुजरे कि मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस होनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो आदित्य ने ही मुझे पैसे दिए और कहने लगा कि दीदी, डॉक्टर को दिखा लो। उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई, और वहां जाकर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा। ये कैसे मुमकिन था? राहिल में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह बाप बन सकते हैं, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई थी? मैं थर थर कांपते हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर लौटी थी, और जब मैंने यही बात घर आकर डरते डरते राहिल को बताई तो वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हो सकता है कि मैं इस काबिल हो गया हूं कि एक बच्चे का बाप बन सकूं। अगर खुदा ने हमें यह खुशखबरी सुनाई है तो इसे मुस्कुराकर कबूल कर लो। राहिल की बात पर मैं हैरान रह गई थी। क्या वाकई में राहिल के बच्चे की मां बनने वाली थी? ये बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो राहिल की हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आया था, फिर यह कैसे मुमकिन था? खैर, मैंने भी इस बात को कबूल कर लिया कि मैं राहिल के बच्चे की मां बनने वाली हूं। अब मैं अपना ख्याल रखने लगी। आदित्य को भी यह बात पता चल गई थी। वह भी बड़ा खुश था, जैसे उसके घर बच्चा होने वाला हो। जैसे मुझे दुकान से छुट्टी मिलता, मैं घर में आता और राहिल को नहलाने धुलाने का काम अपने ही जिम्मे ले लिया था। राहिल की अक्सर वही देखभाल करने लगा था, क्योंकि अब तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी। पहले भी वह राहिल के पास आकर काफी देर बैठा करता था, इसलिए तो मुझे लगता था कि आदित्य के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब तो वह मेरे लिए कभी फ्रूट लाता तो कभी जूस। उसकी दुकान ठीक ठाक चल रही थी, और फिर ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते चले गए, और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैंने खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया, जो ना ही मेरे जैसा था और ना ही राहिल जैसा। बल्कि हैरत की बात थी कि वह हूबहू आदित्य के जैसा लग रहा था। मैं कभी अपने बच्चे की शक्ल देखती तो कभी आदित्य की, और फिर आदित्य ने खुद ही हंसकर ऐसी बात कही कि मैं चौंक गई। उसने कहा, दीदी, दिन रात आपने मुझे इतना ज्यादा देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसे लगने लगा है। कहते हैं कि जिसे माँ प्रेग्नेंट के दिनों में ज्यादा देखती है, बच्चा उसी पर जाता है। आदित्य की बात पर मैं न सिर्फ चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हुई। इतनी कम उम्र में ही उसे इन सब बातों की भी मालूम थी। मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी की ठिकाना नहीं थी। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आई तो जैसे मेरी जिंदगी में बाहर आ गई, लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि यह खर्चा कैसे पूरा होगा। और फिर आदित्य ने ही मुझे बच्चे के खर्चे के लिए भी पैसे देने शुरू कर दिए। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उसी ने पूरी तरह उठाई थी। बल्कि हमारी क्या, राहिल को भी वह बिल्कुल सेवा पानी कर रहा था। मैं तो उसे छोटे भाई की तरह सोच रखने लगी थी, क्योंकि उसी की बदौलत हमारे हालात अच्छे हो गए थे। और फिर मेरा बच्चा 6 महीने का हुआ और मुझे पता चला कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूं। मैं फिर से हैरान रह गई। इतनी जल्दी मैं दोबारा प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल होने वाले थे और अब तक एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। मेरा तो पहला बच्चा ही छोटा था और फिर राहिल की जिम्मेदारी अलग। मैं इसी परेशानी में थी कि राहिल ने मुझे समझाया
और कहने लगे, जब खुदा की तरफ से आशीर्वाद मिल रही है तो इनकार ना करो और इसे ले लो। जहां पहला बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया है, वहीं दूसरा भी आ जाए। मैंने सर झुकाकर राहिल से कहा, हमारी जिम्मेदारी आदित्य के कांधे पर है, जो हमारा कुछ नहीं लगता। अब ये बच्चा आएगा तो इसका खर्चा भी आदित्य के कांधे पर आ जाएगा, और मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं 2 बच्चों को इस कदर लेकर मसरूफ हो गई कि मुझे राहिल का ख्याल रखने की फुर्सत ही नहीं होती। उन्हें तो आदित्य ने ही पूरी तरह संभाल लिया था। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब तो मेरा और आदित्य का साथ इस कदर दोस्ताना था कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे थे। मैं सारा सारा दिन बच्चों के पीछे पागल होती और रात को थक कर गहरी नींद सो जाती। आदित्य अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए जाया करता था और वह उन्हें अपने साथ सुला लेता था। यह बात भी मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि 16 साल का बच्चा किस तरह सारी रात 2 बच्चों को आसानी से संभाल लेता है। आदित्य ने मुझसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की थी कि बच्चे उसे तंग करते हैं या उसकी नींद खराब होती है, बल्कि वह बहुत खुशी से मेरे बच्चे ले जाता था और मुझे भी सुकून का सांस मिलता था। हर तरह की जिम्मेदारी आदित्य ने ही उठा ली थी, चाहे वह मेरे कपड़ों की हो या बच्चों की। कम उम्र में ही वह हमारा पूरा घर चला रहा था, लेकिन मुझे शर्म आती थी क्योंकि वह बिल्कुल गैर है। अचानक आदित्य किसी काम से कमरे में आ गया। वैसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता था। उसने मेरी बात सुन ली और फिर आंखों में आंसू लिए कहने लगा, आप मुझे गैर समझती हैं। मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया है। मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूं। मैं जान गई हूं कि आप फिर से प्रेग्नेंट हैं। आप अपना ख्याल रखें। खर्चे की फिक्र आप ना करें। आपकी दुकान में बहुत बरकत है और आपके नसीब से मुझे यह सब मिल रहा है। वह हमेशा इस तरह बातें करता था, इसलिए वह मुझे और भी अच्छा लगता था। 3 बच्चों की मां बनने के बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। मेरे अंदर अब पहले जैसी उदासी नहीं रही थी। सारा दिन कहाँ गुजरता था पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि मैंने राहिल को भी नजरअंदाज कर दिया था। एक रात मेरे तीनों बच्चे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे तो आदित्य आ गया और कहने लगा, दीदी इन्हें मुझे दे दे और आप सुकून से सो जाएं। मैंने खुशी खुशी बच्चे आदित्य को पकड़ा दिए। वह हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया था। मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करें। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और आदित्य का शुक्रिया अदा किया। वह बच्चों को लेकर चला गया। इत्तेफाक से मेरे हाथ से दूध का गिलास छूटकर गिर गया और मेरा काम बढ़ गया। मैंने दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मेरी सांस रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर आया हो। फिर मुझे अपने बिस्तर के करीब किसी का एहसास हुआ। किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं उठकर बैठ गई और चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख की आवाज पर राहिल की भी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे ही मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुकने के लिए मेरे पास खड़ा था। मैं उसे देखकर दंग रह गई थी। पहले तो वह शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, दीदी मैंने कुछ नहीं किया। आपके शौहर ने मुझे खुद इजाजत दी थी कि मैं हर रात आपका सौदा करूं। इसलिए मैं कोई ना कोई ग्राहक ढूंढता और सौदा करता और पैसे ले लेता और फिर यही पैसे आप लोगों पर खर्च कर देता। दरअसल घर के हालात की वजह से राहिल भाई बहुत परेशान थे। वह किसी तरह इस परेशानी को खत्म करना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि मैं औरतों की खरीदो फरोख्त का काम करता हूं, तो उन्होंने खुद मुझे इस बात की इजाजत दी। रात आपके कमरे में मैं ही मौजूद होता था, जो आपकी इज्जत से खेलना चाहता था। मेरी चीख की आवाज पर आदित्य भी दौड़ता हुआ चला आया था। उसे देखकर वह आदमी कहने लगा, आदित्य तूने तो कहा था कि यह अपने होश में नहीं होगी। मैं आसानी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं, लेकिन यह तो जाग रही है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। आदित्य घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या काम है। वह आदमी गुस्से में गालियां देते हुए निकल गया था। मैंने नफरत से आदित्य से पूछा, यह सब क्या है? तब जाकर आदित्य ने कहा, आपके शौहर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस घर को चला सकें, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपका सौदा करूं। जब कोई गाहक मिलता तो मैं आपके बच्चों को ले जाता
और नींद की दवा दूध में डालकर आपको दे देता। आप सो जाती और गाहक आपको इस्तेमाल करके चला जाता। ये तीनों बच्चे भी किसी न किसी गाहक के ही हैं, क्योंकि राहिल भाई तो बाप बनने की औकात नहीं रखते। मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। जो आपके शौहर ने कहा, मैंने वही किया। मैंने आपको उसकी मर्जी से ही बेचा है। आदित्य की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हैरत से पलटकर राहिल को देखा। वे नजरें चुराए और फिर खुद ही कहने लगे, मेरी बीमारी की वजह से घर के हालात खराब हो गए। मैं तुम्हें औलाद भी नहीं दे सका। खाने के लाले पड़ने लगे थे। ये सब देखकर मेरा दिल जलता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए जब मुझे पता चला कि आदित्य कैसा काम करता है, तो मैंने खुद ही उससे कहा कि हर रात वह तुम्हें किसी न किसी को बेच दिया करें। मैं तो खुद नींद की दवाइयां लेकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चलता था। आदित्य भी किसी ग्राहक को लाता और फिर सुबह होने से पहले ग्राहक लौट जाता। बच्चे होने से तुम खुश हो गई और हमारे घर के हालात बदल गए, और मैं बस इतना ही चाहता था। राहिल की बात सुनकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे शौहर ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। घर के हालात को बदलने के लिए और मेरी गोद भरने के लिए आदित्य के साथ मिलकर उसने मेरे ही वजूद का सौदा किया है। मैं जोर जोर से रोने लगी थी। जब रोते रोते कुछ संभली तो मैंने आदित्य के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम मुसीबत में जरूर काटते थे, लेकिन मेरे शौहर ने कभी मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया था। ना ही उनके दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल आया था। यकीनन ये सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने औरतों की खास दुकान क्यों खोली थी। इस बहाने तुम औरतों की मजबूरियों का सौदा करते हो। मैंने आदित्य को फौरन दुकान खाली करने को कह दिया और उसकी गोद से अपने बच्चे झपट लिए। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे सामने थे, जिनके बाप का मुझे मालूम नहीं था। मुझे तो अपने आप पर अफसोस था कि मैं किस कदर बेवकूफ निकली, जो यह जान नहीं पाई कि यह बच्चे मेरे शौहर के नहीं हैं। क्यों मैं उन दोनों मर्दों के हाथों बेवकूफ बन गई थी। मेरा मुजरिम सिर्फ आदित्य नहीं था, बल्कि राहिल भी थे। लेकिन मैं क्या करती। मैं राहिल के निकाह में थी और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़ देती। इसलिए मैंने मजबूरी में उनके साथ गुजारना शुरू कर दिया। आदित्य दुकान छोड़कर चला गया। मैंने उसी दुकान में कुछ जमा किया, पैसों से औरतों का सामान डाल दिया और खुद वो दुकान चलाने लगी। ग्राहक तो पहले ही बन चुके थे, इसलिए मेरी दुकान चल गई और गुजारा होने लगा। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। उनका बाप कौन है ये मैं नहीं जानती, मगर मैंने इन्हें अपनी गोद से पैदा किया है, इसलिए इनके लिए मेरे दिल में मोहब्बत कम नहीं हुई। आप लोग बताएं, जो मेरे साथ हुआ क्या वह सही है? क्या मेरे शौहर को यह हरकत करनी चाहिए थी? क्या घर के हालात सुधारने के लिए कोई मर्द अपनी औरत की इज्जत का सौदा कर सकता है? क्या मुझे अपनी औलाद को छोड़ देना चाहिए? क्या आजकल के दौर में किसी भी कम उम्र या जवान लड़के पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।